तो हीरो कैसे हो? बढ़िया। तो वेक्टर्स के बारे में हम लोग सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो हम पिछला वीडियो में देखे थे डॉट प्रोडक्ट। फिजिक्स में कुछ ऐसा क्वांटिटी होता है, जैसे वर्क डन जो था, एट दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन स्केलर क्वांटिटी आ रहा था। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर हम लोग समझ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो फिजिक्स में जो है बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है कि जो वेक्टर होता है और वेक्टर का आपस में गुना भी होता है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को यदि गुना कर रहे थे, जैसे कि फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को गुना कर रहे थे, तो एक स्केलर क्वांटिटी वर्क डन आ रहा था। तो हमको डिफाइन करना पड़ा एक डॉट प्रोडक्ट। लॉजिक को बनाने के लिए इस तरह से डिफाइन करना पड़ा कि एक डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का जो कि स्केलर रियल देता है। उसी तरह फिजिक्स में बहुत सारा क्वांटिटी है, जब दो वेक्टर को गुना करते हैं तो जो है रिजल्ट जो मिलता है फिजिकल क्वांटिटी, वो वेक्टर मिलता है। और तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी को डील करने के लिए ये कंसेप्ट लाना पड़ा क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, तो वो जो उस पर फोर्स जो लगता है, उसके कारण जो फोर्स लगता है, वो दोनों चार्ज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के गुना क्रॉस करने के बाद एक फोर्स लगता है उस पर। तो फोर्स जो इक्वल टू हो जाता है, फोर्स जो रिजल्ट मिलता है क्यू भी क्रॉस बी। तो फोर्स जो मिल रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिल रहा है। तो एक डिफाइन करना पड़ा, एक दो फिजिकल क्वांटिटी को हम यदि मल्टीप्लिकेशन करें और वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उसी वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन को ही क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो फिजिकल क्वांटिटी, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के वेलोसिटी को गुना करने के बाद फोर्स मिला, एक वेक्टर क्वांटिटी मिला, तो इस तरह का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से डिफाइन किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स A and B is denoted by इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors A and B is denoted by A cross B and resultant of this multiplication becomes vector। तो वेक्टर होता है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट जो होता है वेक्टर है, तो उसको उसका डायरेक्शन भी होगा। तो उसको डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, ए बी और दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। ये टेल से टेल
के बीच जो एंगल मिलाएंगे ये साइन थीटा होता है। यदि ए वेक्टर ये है और बी ये है तो इसका डायरेक्शन भी होगा ए क्रॉस बी। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको जो है राइट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन ये आता है। ए को ये हथेली को सामने रखेंगे बी के साथ, ऐसे करेंगे तो ये डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है। ए और बी, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। अब हथेली को जो है यहाँ ला के ऐसे घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन मिल रहा है। इस तरह से डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। ए और बी इस तरह का, यदि ए वेक्टर है या ए और बी को यदि ये वेक्टर माने तो इसको जो है इधर ले जाएंगे और ये वेक्टर, ये जो अंगूठा जिस डायरेक्शन को दिखाएगा वो वेक्टर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। अब ए और बी ये वेक्टर है, डिफरेंट टाइप का वेक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं। ए और बी जो है ऐसे वेक्टर है तो इसको ऐसे ले जाएंगे और ये अंगूठा जो दिखाएगा ये वेक्टर, ये हथेली को हमेशा बी के तरफ रखेंगे और उसको ऐसे मोड़ेंगे और ये अंगूठा जो दिखाएगा वही जो होता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन by right hand thumb rule। अब उसका प्रॉपर्टी सब देखेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। ए क्रॉस बी जो है, ए से बी को क्रॉस किए, ये डायरेक्शन आया। यदि बी से ए को क्रॉस करेंगे, यहां से लेके अंगूठा इधर ले जाएंगे तो ए जो जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू नोट होता है बी क्रॉस ए, ये बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। मतलब कम्यूटेटिव रूल जो है फॉलो नहीं करता है ए क्रॉस बी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो करता है। ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यदि कोई वेक्टर है बी इक्वल टू सी वेक्टर है तो हम यदि क्रॉस करेंगे तो दोनों को इस तरह से क्रॉस करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, या इसको इस तरह से क्रॉस करना पड़ेगा बी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए। यदि बी और सी जो है वेक्टर बराबर है तो इस तरह से हम क्रॉस करेंगे। तो ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो करता है। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और ये हाँ, अब आई क्रॉस यूनिट वेक्टर करेंगे आई क्रॉस आई तो मॉडुलस ऑफ आई साइन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। इसी तरह जे क्रॉस जे जो है मॉडुलस ऑफ जे साइन 0, ये हो जाएगा 0 के बराबर। के क्रॉस के इक्वल टू हो जाएगा के मॉडुलस ऑफ के साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे करेंगे, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये x है और ये y है। आई क्रॉस जे करेंगे तो ये k का डायरेक्शन मिलेगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू k। अब j क्रॉस आई करेंगे तो ये डायरेक्शन मिलेगा, तो इक्वल टू अब
जे क्रॉस आई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के। उसी तरह जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो ये इस तरह से होगा, मॉडुलस ऑफ जे मॉडुलस ऑफ के कॉस 90, और इसका जो डायरेक्शन होगा आई कैप के डायरेक्शन में होगा, ये 1 हो जाएगा और ये इसका डायरेक्शन आई कैप हो जाएगा। और के क्रॉस जे जो होगा ये हो जाएगा माइनस आई कैप। उसी तरह के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो ये हो जाएगा जे कैप, और आई क्रॉस के करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जे। तो ये सब, ये सारा प्रॉपर्टी है, और सारा जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। और सारा प्रॉपर्टी जो होता है इसका, ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, ए क्रॉस बी ये जो वेक्टर होता है, वेक्टर का डायरेक्शन यदि हम लिखे ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप जो है परपेंडिकुलर टू ए भी है और एन कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी है। ये है डायरेक्शन। एन कैप जो है दोनों के बनाए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यदि ए बी, ए और बी ये वेक्टर है तो ऐसे इसको ले जाएंगे ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में जो जा रहा है ये वेक्टर ऐसे करके ये डायरेक्शन जो जा रहा है ये वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। अब यदि ए एंड बी, इफ ए एंड बी बी पैरेलल, मतलब ए और जो है पैरेलल है बी का, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन 0, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब यदि a का मान हम मान लें a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b का मान लें b वेक्टर जो है वो है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो A1 A क्रॉस B करते हैं, A क्रॉस B करेंगे तो ये हो जाएगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ये हो जाएगा। अब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा A1 I वाला कैंसिल हो जाएगा, I 0, तो ये हो जाएगा A1 I कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस A1 I कैप क्रॉस B2 J कैप प्लस A1 I कैप प्लस 1 I कैप इंटू B3 K कैप प्लस A2 J कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस A2 J कैप क्रॉस B2 J कैप प्लस A2 J कैप
क्रॉस B3 K कैप प्लस हो जाएगा A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B3 K कैप। ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, I क्रॉस I कैप तो ये जीरो होगा, I क्रॉस J K कैप होगा, तो ये हो जाएगा A1 B2 K कैप प्लस I क्रॉस K, तो ये हो जाएगा माइनस J, तो ये हो जाएगा A1 B3 J कैप, ये माइनस हो जाएगा I क्रॉस K है, तो I क्रॉस K माइनस J होता है, तो माइनस J कैप हो जाएगा। अब A2 J क्रॉस I तो माइनस K हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 B1 K कैप माइनस हो जाएगा प्लस J क्रॉस J, ये जीरो हो जाएगा, J क्रॉस J A2 B3 J क्रॉस K I हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 B3 I कैप, अब ये हो जाएगा A3 K क्रॉस I J A3 B1 J कैप माइनस A3 B2 K क्रॉस J, ये माइनस हो जाएगा, माइनस I कैप A3 B2 I कैप, ये हो जाएगा, ये K क्रॉस K ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मान जो आएगा ये आएगा A3 B2 A2 B3 इक्वल टू हो जाएगा A2 B3 I कैप माइनस A3 B2 I कैप प्लस A3 B1 J कैप माइनस A1 B3 J कैप माइनस A3 B1 J कैप प्लस A1 B2 K कैप माइनस A2 B1 K कैप, ये वैल्यू आएगा। अब एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, ये I J K A का मान रखते हैं, A1 कोफिशिएंट रखते हैं, A2 कोफिशिएंट रखते हैं, ये A3 और ये B1 B2 B3। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है ये I कैप ये छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप माइनस J कैप A1 B3 माइनस A3 B1 J कैप प्लस K कैप इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये जो टर्म ये जो आ रहा है A2 B3 माइनस A3 B2 ये I कैप ये प्लस इसको माइनस कॉमन ले लें तो माइनस J A3 B1 माइनस A1 B3 J कैप प्लस ये A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। अब
ये दोनों टर्म जो है सेम है। A1B3 माइनस A3B1, इसको जो है इस टर्म को करते हैं तो होता है, तो ये जो टर्म होता है यहाँ पे ये एक्सपेंड करेंगे A3B1 माइनस A1B3 ये होगा। तो ये टर्म जो है दोनों सेम है, A2B3 माइनस A3B2 आई कैप माइनस J A3B1 माइनस A1B3 A1B2 माइनस A2B1 के कैप। तो इसको जो है A क्रॉस B को निकालने के लिए सीधा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, आई कैप J कैप K कैप। ये आसान होता है, इतना डिटेल में कैलकुलेशन करने से ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। और A1 का कोफिशिएंट A1 A2 A3 लिख देते हैं, B1 का कोफिशिएंट B1 B2 B3 लिख देते हैं। तो इस तरह से A क्रॉस B का वैल्यू आ जाता है। अब देखते हैं और सारा प्रॉपर्टी इसका। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें A क्रॉस B टर्म आ जाए तो उसका मीनिंग होता है कोई A और B वेक्टर से कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ये A और B वेक्टर है। और ये एंगल जो है ये A है, ये B है और ये C है। तो इसको हम लिख सकते हैं B और इसको A लिख सकते हैं। ये साइड हो गया एक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू दो साइड और बीच का एंगल, तो हाफ इंटू AB साइन C ये होता है। कोई भी दो साइड और बीच का एंगल, यहाँ पे कि B जो है इसका वेक्टर का मॉडुलस का मान है और A जो है इस वेक्टर का मॉडुलस का मान है। A इक्वल टू B इक्वल टू ये मॉडुलस का मान है और A इक्वल टू मॉडुलस, A इक्वल टू जो है मॉडुलस ऑफ A है और B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ AB साइन C होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन C। ये वेक्टर का मॉडुलस जो है ये साइड का ये A के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड A के बराबर होगा। ये B के सामने वाला पॉइंट है तो उसका मैग्नीट्यूड B के बराबर होगा, मतलब ये वेक्टर के मॉडुलस के बराबर होगा, B के मॉडुलस के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ AB साइन C, तो उसको लिख सकते हैं हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन C। तो इसको लिख सकते हैं हाफ A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं। तो A क्रॉस B का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय द वेक्टर्स, जो जिस वेक्टर से बना हुआ है वो ट्रायंगल उसके मॉडुलस के बराबर होता है। ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब यदि पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये A है और ये B है, तो ये ट्रायंगल का मान इस ट्रायंगल के बराबर होगा। तो पैरेललोग्राम जो होगा, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होगा
2 इंटू हाफ, इस ट्रायंगल जो ए और बी से बना हुआ है उस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉडुलस, और पैरेललोग्राम का हो जाएगा, ये दो बराबर बराबर ट्रायंगल में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम, तो ए और बी से जो पैरेललोग्राम बना हुआ है उसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू हाफ ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी के बराबर। तो ए और बी से यदि पैरेललोग्राम बन रहा है तो उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ए क्रॉस बी का होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है उससे जो पैरेललोग्राम बन रहा है उस वेक्टर से उसके बराबर होता है। ए और बी से जो पैरेललोग्राम, ए और बी वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका जो एरिया होता है, उसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है वही ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस उसका एरिया बराबर होता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। और यदि इस तरह कोई एरिया ऑफ ये d1 वेक्टर है और ये d2 वेक्टर है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हो जाता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हो जाता है हाफ d1 क्रॉस d2 के बराबर हो जाता है, हाफ d1 क्रॉस d2 के बराबर हो जाता है। इसका जो मान हो जाता है हाफ d1 क्रॉस d2 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह देख रहे हैं, यही सारा प्रॉपर्टीज होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। इसी के बेसिस पे बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है जिसको हम डील कर सकते हैं। अब यदि इसको एक और इक्वालिटी होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इसके कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यही क्रॉस प्रोडक्ट का ये सारा प्रॉपर्टी होता है। इसी के बेसिस पे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। थैंक यू।